चलिए, तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी एग्जिट एग्जाम, जहां पर हम एग्जिट एग्जाम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आज हमारा थर्ड वीडियो होने वाला है। ठीक है, थर्ड वीडियो जो है इसको आज हम करने वाले हैं और इसमें हम क्या क्या कवर कर लेंगे। तो आपका जो सिलेबस है उसमें दे रखा है कार्डियोटोनिक। ठीक है, कल जो हमने लेग्जेटिव परगेटिव कैटेगरी पढ़ी थी, उसके बाद में कार्डियोटोनिक दे रखी है, जिसमें दो प्लांट हैं। एक है आपका डिजिटलिस, ठीक है, और एक है आपका अर्जुना। ठीक है, ये दो कैटेगरी हैं, ये दो प्लांट हैं आपके। नेक्स्ट जो कैटेगरी है आपकी, जो जिसको आज हम कवर करने वाले हैं, वो सीएनएस पे जो एक्ट करते हैं ड्रग, यानी जो ब्रेन पे एक्ट करने वाले हैं, उनको पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम हायोसाइमस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, बेलाडोना के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे और कौन सा ड्रग था, और था हमारा ओपियम, है ना। ओपियम के बारे में पढ़ेंगे, इफेड्रा के बारे में पढ़ेंगे, और कॉफ़ी के बारे में पढ़ेंगे, और टी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है हमारी एंटी हाइपरटेंसिव। एंटी हाइपरटेंसिव का मतलब क्या होता है, जो बीपी को कम करते हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी में आपका एक प्लांट है रवोल्फिया। ठीक है, रवोल्फिया सर्पेंटिना, एक ही दे रखा है आपके सिलेबस में। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा ड्रग एंटी हाइपरटेंसिव है या जो बीपी को कम करता है, तो आपको याद रखना है रवोल्फिया, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखनी है आपको। तो इतनी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं, इतनी चीज़ का मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे पोर्शन, देखते हैं कितना कवर हो पाता है। तो पहले क्वेश्चन जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ऑल द फॉलोइंग कंटेनिंग कार्डियक ग्लाइकोसाइड एक्सेप्ट। ठीक है, इनमें से सारे के सारे जो हैं वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड हैं, एक को छोड़ करके। तो देखो, अभी अगर हम इसको समझे ना, तो कल ही आपने लेग्जेटिव परगेटिव कैटेगरी के ड्रग पढ़े थे, उसमें एलो था। तो एलो तो हमारा लेग्जेटिव परगेटिव है ना, ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड है ही नहीं, हार्ट में काम ही नहीं करता ये। बाकी अगर हम देखें, स्क्विल, डिजिटलिस और स्ट्रोपेंथस, ये तीनों के तीनों कार्डियक ग्लाइकोसाइड होते हैं, ये तीनों के तीनों हार्ट में यूज होते हैं। ठीक है, इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अलो। अलो जो है वो हमारा क्या है, लेग्जेटिव परगेटिव कैटेगरी का है, और वो भी एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड नहीं है ये। ठीक, नेक्स्ट है चूज ड्रग विच कंटेन नो कार्डियो एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, कोई भी कार्डियो एक्टिव कंपाउंड नहीं होता, ऐसा ड्रग हमें चूज करना है। ठीक है, ड्रग विच कंटेन नो कार्डियो एक्टिव कंपाउंड, यहाँ पर है थोरनेपल, थिवटिया, ओलिएंडर और फॉक्सग्लोव। ठीक है, देखो थोरनेपल जो है ना वो हम स्ट्रोपेंथस को ही बोलते हैं। ठीक, और थिवटिया जो है ये भी हमारा यूज होता है कार्डियो एक्टिव की तरह। फॉक्सग्लोव लीफ जो है ये डिजिटलिस का ही दूसरा नाम होता है ना, डिजिटलिस का कॉमन नाम होता है फॉक्सग्लोव लीव्स। तो आपको कॉमन नाम भी पूछा जा सकता है, डिजिटलिस का याद रखना है। बाकी जो ओलिएंडर है ना, ये हमारा कार्डियो एक्टिव कंपाउंड नहीं है, तो यहाँ पे ओलिएंडर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ कार्डिनोलाइड इज। कार्डिनोलाइड का एग्जाम्पल जो है वो हमारा क्या है। अब देखो, यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ी सी चीज बताऊं ना, तो जो हमारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड होते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड कैटेगरी ही पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कार्डियक ग्लाइकोसाइड है ना, दो तरीके के होते हैं, एक को हम बोलते हैं कार्डिनोलाइड और एक को हम बोलते हैं बुफेडिनोलाइड। ठीक है, बुफेडिनोलाइड। जो हमारे कार्डिनोलाइड होते हैं ना, ये अच्छे होते हैं, हार्ट में बहुत अच्छा एक्शन देते हैं। तो ये जो है हमारे डिजिटलिस में यही ही होते हैं कार्डिनोलाइड। ठीक है, और प्लांट जो होते हैं ना, उनमें बेसिकली यही ही होते हैं। जितने भी प्लांट कार्डियो एक्टिव कैटेगरी के हैं उनमें सब में ये होता है, चाहे थिवटिया हो चाहे स्ट्रोपेंथस हो। ठीक है, उनमें सब में ये होता है कार्डिनोलाइड। पर जो बुफेडिनोलाइड होता है ना, ये प्लांट में नहीं मिलता, ये एनिमल में मिलता है, और वो भी टोड जो होता है ना, मेंढक जो होता है उसके स्किन में मिलता है, मेंढक के स्किन में। और मेंढक जो है, यानी हम यहाँ पे टोड भी लिख सकते हैं कि ये हमें टोड से मिलता है, और जो टोड है उसको हम सिला बुल्बिस बोलते हैं, है ना, सिला बुल्बस बोलते हैं। तो ये जो है इसका ये नाम भी आ सकता है, ये भी नाम आ सकता है पूछने के लिए। वैसे ये चीज़ मुश्किल आई, आपको यही ही पूछी जाएगी, तो ये चाहो तो छोड़ भी सकते हो, है ना। चलिए, तो यहाँ पर जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, कार्डिनोलाइड बुफेडिनोलाइड, दो तरीके के होते हैं। जो डिजिटलिस हमारा प्लांट जो आपके सिलेबस में दे रखा है उसमें कार्डिनोलाइड ही होते हैं। अब आपसे यही पूछा यहाँ पर कि जो कार्डिनोलाइड हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, तो डिजिटलिस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये मैं भी यहाँ पे बता रही थी आपको। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कंटेन बुफेडिनोलाइड। ठीक है, ये आ गया बुफेडिनोलाइड। तो बुफेडिनोलाइड कहाँ पर होता है, टोड यानी कि मेंढक जो होता है उसके स्किन में मिलते हैं हमें, और इसको क्या बोलते हैं हम, सिला बुल्बस बोलते हैं। तो ये आ गया हमारा ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
चलिए जो भी रह गए ना, अभी कॉग्नोसी के भी नहीं डाले मैंने, वो सब आज डल जाएंगे, ठीक है। जेडी आज डल जाएंगे सारे के सारे, आपके सुटिक्स के 1-2 रह गए हैं, और ये कॉग्नोसी के सारे आज रात तक आपको मिल जाएंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। थोड़ा बिजी थी मैं 1-2 दिन से, इसलिए डल नहीं पाए, आज डल जाएंगे कोर्स के अंदर ये सारे, ठीक। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग स्पेशल शुगर प्रेजेंट इन द कार्डियो एक्टिव ग्लाइकोसाइड, यानी कि कौन सा शुगर जो है कार्डियो एक्टिव ग्लाइकोसाइड में प्रेजेंट होता है। देखो कार्डियो एक्टिव ग्लाइकोसाइड ना आपके सिलेबस में एक ही है, कौन सा है, मतलब है तो 2, पर यहाँ पर ग्लाइकोसाइड की बात हो रही तो ग्लाइकोसाइड तो एक ही है, डिजिटलिस। अर्जुना ग्लाइकोसाइड नहीं होता है ना, अर्जुना टैनिन कैटेगरी का प्लांट होता है, तो डिजिटलिस ही है केवल और केवल आपके सिलेबस में। तो डिजिटलिस से ही ना एक शुगर होती है, जैसे जो डिजिटलिस है, अगर मैं इसकी आपको थोड़ी सी बताऊं, क्योंकि इसकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा ना डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि आपको बाद में पढ़ने के लिए ईजी हो जाए। देखो अगर हम इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं ना, तो बायोलॉजिकल सोर्स मतलब ये हमें किस प्लांट से मिलता है, तो जो डिजिटलिस है उसकी पत्तियां होती हैं, यानी लीव्स से मिलता है हमें, तो ये हमें किससे मिलेगा, लीव्स से मिलेगा। और प्लांट का नाम क्या होता है, तो 2 प्लांट होते हैं, एक होता है डिजिटलिस पर्प्यूरिया, एक होता है डिजिटलिस लेनाटा, ठीक है। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा, तो डिजिटलिस पर्प्यूरिया और डिजिटलिस लेनाटा, है ना, डिजिटलिस लेनाटा। फैमिली जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा सिलेबस आप छान मारना, एक भी प्लांट ऐसा नहीं मिलेगा जो इसकी सेम फैमिली का हो, इसकी फैमिली सबसे अलग है ना। तो ये किस फैमिली को बिलोंग करता है, डिजिटलिस स्क्रोफुलरिएसी। आपने पहली बार ही सुनी होगी शायद, अगर उसके बाद एग्जाम अपना जो एग्जाम दिया होगा फर्स्ट ईयर का, है ना। तो इसकी फैमिली भी बड़ी निराली सी होती है, स्क्रोफुलरिएसी आपने कहीं सुनी ही नहीं होगी, लिलिएसी, लेग्यूमिनोसी, है ना, और निटेसी, ये तो बड़ी ऐसे सिंपल सी होती है, लेबिटी वेबिटी, पर ये जो है आपने कहीं सुनी भी नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ डिजिटलिस की फैमिली होती है। तो स्क्रोफुलरिएसी इसकी फैमिली होती है। अब देखो इसमें 2 हैं, डिजिटलिस पर्प्यूरिया और डिजिटलिस लेनाटा। इसमें से अगर हम बात करें तो जो हमारा लेनेटा कैटेगरी है ना, ये यूज करा जाता है जब भी हमको डिजिटलिस से मेन केमिकल होता है डिकॉक्सिन, अगर वो निकालना हो तो हम ये वाला यूज करते हैं। यानी जितनी भी कंपनी डिकॉक्सिन बनाती है ना, वो इस प्लांट को यूज करती है, क्योंकि इस प्लांट में ज्यादा मिलता है डिकॉक्सिन। तो अगर आपसे पूछा जाए कमर्शियल प्रिपरेशन जो है वो कौन से प्लांट से करी जाती है, डिजिटलिस लेनाटा से करी जाती है। इसके अगर हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है ना, वो डिगॉक्सिन ही होता है। और डिगॉक्सिन जो है वो हमें मिलता कहाँ से है, तो देखो मिलेगा कहाँ से, पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड जो होते हैं ना, ये तो 2 ही होते हैं बस, पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए, पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी, बस एंड यहीं पे। बाकी अगर हम लेनाटा पे जाएंगे तो ये होते हैं लेनेटोसाइड ए, लेनेटोसाइड बी, लेनेटोसाइड सी, लेनेटोसाइड डी और लेनेटोसाइड ई। ये जितनी भी चीजें मैंने बताई है ना, चाहे पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए बी, चाहे लेनेटोसाइड ए बी सी डी ई, इन सब से हमें फाइनल में क्या मिल जाता है, डिगॉक्सिन मिलता है। यहाँ पे डिजिटॉक्सिन भी लिखा हुआ हो सकता है पेपर में, क्योंकि डिजिटॉक्सिन से एक चीज हटा दो तब जाकर डिगॉक्सिन बन जाता है, मतलब ये दोनों चीजें एक ही हैं, इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे मेन केमिकल होते हैं। बाकी इसमें एक शुगर भी होता है, क्योंकि ये ग्लाइकोसाइड कैटेगरी का है। कल परसों ही मैंने आपको बताया ग्लाइकोसाइड में एक शुगर और एक नॉन शुगर पार्ट होता है। तो नॉन शुगर पार्ट तो हमारे ये हो गए, जो शुगर पार्ट है वो कौन सा है, तो शुगर पार्ट का नाम होता है डिजिटलिस से ही डिजिटॉक्सोज। तो जो हमारा डिजिटलिस प्लांट होता है, इसकी जो शुगर होती है वो क्या होती है, डिजिटॉक्सोज होती है। इतनी चीज आपको याद रख लेनी है। यूज की अगर हम बात करें तो ये कंजेस्टेड हार्ट फेलियर में यूज होता है ये प्लांट, मतलब कार्डियो एक्टिव कंपाउंड की तरह यूज हो रहा है कि अगर हार्ट ने अपना काम करना धीरे कर दिया या बंद कर दिया है तो डिजिटलिस दे दो, वो अपना काम अच्छे से करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इतनी चीज बस हमें याद रखनी है। डिजिटलिस में जितना मैंने बताया उतना याद रख लोगे, आराम से काम चल जाएगा, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट है, तो ये आपको याद रखनी है सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये पूछ रहे कार्डियो एक्टिव ग्लाइकोसाइड में मेन शुगर कौन सी होती है ना, मेन शुगर जो होती है वो कौन सी होती है, तो कार्डियो एक्टिव ग्लाइकोसाइड जो है वो आपको पता होना चाहिए कि डिजिटलिस होता है, ठीक है। अब डिजिटलिस की मेन शुगर कौन सी होती है, डिजिटॉक्सोज होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। फॉक्सग्लोव जो है वो हम किसको बोलते हैं, तो जो डिजिटलिस होता है इसी का ही कॉमन नाम होता है फॉक्सग्लोव। तो ये आ गया हमारा सी ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
वो है कि जो हमारा डिगॉक्सिन होता है वो कमर्शियल सोर्स इसका क्या होता है। डिगॉक्सिन मतलब डिजिटलिस का मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। मैंने बताया था डिजिटलिस प्लांट की 2 वैरायटी थी, डिजिटलिस लेनाटा और डिजिटलिस पर्प्यूरिया, जिसमें से जो लेनाटा होता है उसमें ज़्यादा निकलता है डिगॉक्सिन, इसीलिए हम लेनाटा वाले प्लांट को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कौन सा प्लांट हो जाएगा, डिजिटलिस लेनाटा हो जाएगा। कमर्शियल सोर्स यानी जो कंपनियां हैं वो इसी को ही यूज़ करती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रिकर्सर ग्लाइकोसाइड ऑफ डिजिटॉक्सिन क्या होता है, तो पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए होता है इसका प्रिकर्सर में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो है इनकी हम पहचान कैसे करते हैं, यानी कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। तो देखो मैंने आपको कल ही बताया था ग्लाइकोसाइड कैटेगरी 3 है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड और सेपोनिन ग्लाइकोसाइड, तीनों आपको याद रखनी है। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड कैटेगरी का टेस्ट मैंने कल ही आपको बताया था, बॉर्न ट्रेगर टेस्ट। अब हम पढ़ रहे हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड, इसका टेस्ट क्या है, 3 बताए थे मैंने आपको कल ही, लीगल बालजेट किलर क्लियानी, तीनों एक साथ याद रखो, लीगल बालजेट किलर क्लियानी। ठीक है, गाने की तरह याद रख लो। तो इसके टेस्ट क्या है, लीगल बालजेट किलर क्लियानी, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए और किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है अर्जुना का। देखो डिजिटलिस यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया है, 6-7 क्वेश्चन है बस, डिजिटलिस के ज़्यादा है ही नहीं, इतने पढ़ लो, इतने से आपका काम चल जाना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अर्जुना प्लांट को। जो हमारा अर्जुना प्लांट होता है ना, सबसे पहले ये ग्लाइकोसाइड कैटेगरी का नहीं है, ये टैनिन कैटेगरी का है ना, तो इसको उसके साथ कंफ्यूज मत करना। जो हमारा अर्जुना होता है, ठीक है, ये हमारा इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो क्या होता है, तो टर्मिनेलिया अर्जुना जो है वो इसका होता है बायोलॉजिकल सोर्स। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। इसकी फैमिली की बात करें तो कॉम्ब्रिटेसी जो है वो इसकी फैमिली होती है अर्जुना की, है ना। डिजिटलिस की पढ़ ली स्क्रोफुलरियसी, अर्जुना की क्या है कॉम्ब्रिटेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुना बिलोंग टू फैमिली। अच्छा आ भी गई यहाँ पे, देखो अभी मैं आपको बोल रही थी, है ना। तो अर्जुना की जो फैमिली है वो कौन सी है, कॉम्ब्रिटेसी है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्जुना की बार्क का यूज क्या है। देखो ये क्वेश्चन आएगा, जैसे मैं बोल रही थी, अगर आपने सिलेबस भी पढ़ लिया ना, जो मैंने बना करके डाला है एप्लीकेशन पे, है ना, वो फ्री पड़ा हुआ है, आप जाकर के उसको डाउनलोड करके पढ़िए। क्योंकि जो NBEMS है उन्होंने पूरा सिलेबस एलेबोरेट नहीं किया है, उन्होंने बस ये बता दिया है कि आपके जो ER20 सिलेबस में जितने प्लांट हैं, जितनी कैटेगरी है, वो सब आपको पढ़नी है, उन्होंने ये बोला है सिलेबस में, है ना। आपको अंदर जाकर के देख के खुद ढूंढ करके पढ़नी है, तो वो मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं, आप जाकर के सिलेबस डाउनलोड कर लेना, उसमें देख लेना। अगर आपने वो सिलेबस भी पढ़ लिया ना, जैसे मैं कल भी बोल रही थी, 2 या 3 क्वेश्चन आपके उस सिलेबस में से ही आ जाने हैं जो वो कैटेगरी बना रखी है। क्योंकि आपसे पूछ लिया जाएगा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का नाम बताओ, तो वो सिलेबस पढ़ के गए होगे आप, आपको याद आ जाएगा एंटी हाइपरटेंसिव में तो रावोल्फिया प्लांट था, है ना। आपसे वो पूछेगा कि चलिए एंटी मलेरियल ड्रग का नाम बताओ, आपको सिलेबस पढ़ के गए, आपको याद आ जाएगा कि इसके अंदर तो 2 प्लांट थे, एक सिंकोना था, एक आर्टेमिसिया था, है ना। तो सिलेबस पढ़ना बहुत जरूरी है, कॉग्नोसी का बहुत ज्यादा जरूरी है, और किसी का पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, लेकिन कॉग्नोसी का जरूर पढ़ लेना। ठीक है, तो चलिए अब देखो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर अर्जुना बार्क का यूज क्या है। तो अगर आपने सिलेबस पढ़ा होगा कि कार्डियोटोनिक या कार्डियो एक्टिव कंपाउंड या कार्डियोटोनिक कैटेगरी के अंदर है 2 प्लांट डिजिटलिस अर्जुना, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, तो हार्ट में यूज होता है ना। तो इसका यूज क्या है, ये कार्डियोटोनिक है। इस तरीके से आपको सिलेबस पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉग्नोसी का सिलेबस सबसे पहले पढ़ लेना। ठीक है, और अगर आपको ये वाली जो भी PDFs हैं हमारी ये चाहिए, वैसे ये 800 रुपये का भी कोर्स बनाया हुआ है, पर इसको मत परचेज करिएगा इस बार, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम ही नहीं है पढ़ने का, है ना। तो परचेज करके करोगे भी क्या, जब अगली बार टाइम रहेगा तब इसको ले लेना, अभी मत लेना इसको। मेरा ही कोर्स है पर मैं ही मना कर रही हूँ। अभी आपको कौन सा लेना है, तो एक इसका वो कहाँ गया भाई, पेन कहाँ गया, ठीक है। एक ना 50 रुपए का कोर्स बनाया हुआ है सिर्फ और सिर्फ
एप्लीकेशन पे जाके देख लेना, मैं इसको फ्री बना रही थी पर बन नहीं पाया। तो 50 रुपये का सिर्फ और सिर्फ कोर्स बनाया हुआ है, उसमें आपको ये सारे के सारे PDF मिल जाएंगे जो मैं यहाँ यूट्यूब पे करवाती हूँ, है ना। ये तो मिलेंगे ही साथ में। और 15 तारीख से आपकी वो भी क्लास आने वाली है, मैराथन क्लास भी आने वाली है, जिसमें 1-2 घंटे की क्लास में आपका एक पूरा सब्जेक्ट फिनिश करवाया करूंगी। तो वो मैराथन क्लास की जितने भी MCQs होंगे वो भी आपको इसी में ही मिलेंगे, 50 रुपये वाले में, है ना। तो आप चाहो तो ये बस खरीद लेना, बाकी का मत खरीद लेना, महंगा कोर्स मत खरीदना अभी, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं पड़ने का, ठीक है। चलिए तो बाकी आगे बढ़ते हैं। ये एप्लीकेशन है, अगर बाई करना चाहते तो इससे बाई कर लेना, ठीक है। चलिए, और नहीं करना चाहते तो आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से कौन सा CNS डिप्रेसेंट की तरह यूज नहीं होता, ठीक है। अब देखो, आपने अर्जुना के वो पढ़े, अर्जुना के क्वेश्चन पढ़े, मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, क्योंकि वही ही इंपॉर्टेंट है ही नहीं बाकी का कुछ। अर्जुना का जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है, टर्मिनेलिया अर्जुना, फैमिली है कॉम्ब्रिटेसी, यूज है कार्डियोटोनिक, केमिकल होते हैं सारे के सारे अर्जुन से, तो आपको याद ही रह जाएंगे, जैसे अर्जुन जैनिन, ठीक है, अर्जुनिन, ऐसे अर्जुटोनिन, ऐसे करके इसके केमिकल होते हैं। तो आप आसानी से टिक लगा दोगे कि हाँ अर्जुन के अंदर ही प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। तो उसका ज्यादा कुछ आपको पढ़ना ही नहीं है, बस बायोलॉजिकल सोर्स याद रखो, टर्मिनेलिया अर्जुना, फैमिली कॉम्ब्रिटेसी, यूज कार्डियोटोनिक, इतना याद रखो अर्जुना के बारे में, बाकी कुछ नहीं, है ना। डिजिटलिस क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको उसका थोड़ा सा ज्यादा करवाया था। अब यहाँ पर आएंगे हम CNS डिप्रेसेंट वाले ड्रग्स पे। CNS डिप्रेसेंट यानी कि जो हमारा जो हार्ट है उसको थोड़ा सा निष्क्रिय कर दे, उसको थोड़ा डीएक्टिवेट कर दे, है ना। तो जो हमारे CNS डिप्रेसेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर हमारे प्लांट हैं हायोसाइमस, बेलाडोना, कॉफी, ओपियम। अब देखो, आपको पता होगा कॉफी पीने से हम निष्क्रिय थोड़ी होते हैं, हम डीएक्टिवेट थोड़ी होते हैं, और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं कॉफी पीने से। तो नींद आ रही होती है तो कॉफी पी लो, नींद भग जाती है, मतलब दिमाग थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाता है, दिमाग थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है। तो कॉफी जो है वो तो CNS डिप्रेसेंट नहीं है, कॉफी तो CNS स्टिमुलेंट है ना। यहाँ पर पूछा है कौन सा CNS डिप्रेसेंट नहीं है, तो डिप्रेसेंट कौन सा नहीं है, कॉफी नहीं है, बाकी जो सारे के सारे केमिकल हैं या ड्रग हैं वो सारे के सारे क्या हैं, CNS डिप्रेसेंट हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो C ऑप्शन है ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनरा इज नॉट द सोर्स ऑफ ट्रोपेन एल्कलॉइड, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रोपेन एल्कलॉइड क्यों आया है उसका मैं रीजन बता देती हूँ थोड़ा सा। देखो, CNS कैटेगरी है ना आपकी, CNS पे एक्ट करने वाले ड्रग या CNS डिप्रेसेंट, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपकी कैटेगरी है वो ट्रोपेन एल्कलॉइड ही है ना। ट्रोपेन एल्कलॉइड, जो हमारे ट्रोपेन एल्कलॉइड होते हैं ना, ये कौन कौन से हैं, तो इन केमिकल का नाम है सबसे पहले एट्रोपिन और हायोसिन, ठीक है। अब ये केमिकल अगर आपने कॉलोजी पढ़ा है ना तो आपको याद आ गया वो थोड़ा थोड़ा, है ना, क्योंकि कॉलोजी में, फार्माकोलॉजी में जो शायद दूसरा या पहला ही वीडियो है आपका जिसमें मैं इसके बारे में बता रही हूँ, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में, दूसरा वीडियो है शायद, उसकी स्टार्टिंग ही एट्रोपिन हायोसिन से हो रही है, ठीक है। थोड़ा वो करना जरा स्टॉप स्ट्रीमिंग। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आ रहा है सही से, चलिए ठीक है जी। चलिए तो कुछ इंटरप्शन हो गई थी। देखो मैं क्या बता रही थी आपको, ट्रोपेन एल्कलॉइड में ये दोनों हमारे केमिकल आते हैं, और ये दोनों केमिकल आपने एंटीकोलिनर्जिक जो क्लासिफिकेशन है उसमें पढ़े होंगे, है ना। अगर कॉलोजी का मेरा सेकंड वीडियो आपने देखा है तो वहां पर मैं ये कॉलोजी के अंदर पढ़ा रही होंगी, है ना। ये दोनों ही केमिकल हमारी कैटेगरी के आते हैं। ट्रोपेन एल्कलॉइड इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि ट्रोपेन एल्कलॉइड ना बहुत सारे प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे बेलाडोना में प्रेजेंट होते हैं, हायोसाइमस में प्रेजेंट होते हैं, दतूरा जो होता है उसमें भी ये प्रेजेंट होते हैं, नशे भी करते हैं, नशे के लिए भी यूज होते हैं ये, है ना। तो दतूरा के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं, है ना, और अश्वगंधा के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। अश्वगंधा सोलेनेसी फैमिली का प्लांट होता है, और सोलेनेसी फैमिली के जो मोस्ट प्लांट होते हैं अश्वगंधा के अंदर तो बहुत कम अमाउंट में होते हैं, नेग्लिजिबल, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वरना जो बाकी तीन मैंने बताए, बेलाडोना, दतूरा और हायोसाइमस, तीनों में भरपूर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं ये, है ना। तो तीनों को नशे की तरह भी यूज करते हैं प्लांट को, बाकी इसके मेडिसिनल यूज भी होते हैं। तो ट्रोपेन एल्कलॉइड जो है इसकी फैमिली याद रखो, फैमिली हमेशा इसकी सोलेनेसी होगी, है ना। और आपका जो सिलेबस है उसमें 2 प्लांट हैं,
ट्रोपेन एल्कलॉइड कैटेगरी के कौन कौन से हैं, तो बेलाडोना है एक, और एक है आपका हायोसाइमस, ठीक है, हायोसाइमस, ठीक है। ये दोनों प्लांट हैं आपके इसी ट्रोपेन एल्कलॉइड कैटेगरी के ही। तो इन दोनों की फैमिली क्या होगी, सोलेनेसी, क्योंकि ट्रोपेन एल्कलॉइड जिसमें प्रेजेंट होगा उसकी समझो फैमिली सोलेनेसी ही होती है ना। बाकी जो अश्वगंधा है ना हमारा प्लांट, वो भी आपके सिलेबस में है, तो अश्वगंधा का भी याद रखना, उसकी भी फैमिली क्या होती है, सोलेनेसी ही होती है। बेलाडोना, हायोसाइमस, अश्वगंधा, तीनों की फैमिली सोलेनेसी होती है, ठीक है। इतनी चीज आपको याद रख लेनी है। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये पूछ क्या रहा है, ये हमें ये पूछ रहा है कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग जेनरा इज नॉट द सोर्स ऑफ ट्रोपेन एल्कलॉइड, यानी कि कौन सा ऐसा जेनरा है जो यहाँ पे हमारा ट्रोपेन एल्कलॉइड का सोर्स नहीं है, यानी जहां पर हमें जिस प्लांट से हमें ट्रोपेन एल्कलॉइड नहीं मिलते हैं। देखो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारा जो डुबोसिया है, दतूरा है, एट्रोपा है और जो हमारा हायोसाइमस है ना, ये चारों के चारों प्लांट से हमें मिलते हैं ट्रोपेन एल्कलॉइड। चारों के चारों प्लांट की फैमिली क्या होगी, सोलेनेसी। पर सबकी तो आपको याद नहीं रखनी आपके सिलेबस में, क्योंकि एट्रोपा और हायोसाइमस ये दोनों है, तो इनकी याद रखना ट्रोपेन एल्कलॉइड होते हैं। निकोटियाना जो है ना, वो निकोटीन जो हमारा होता है, निकोटियाना टोबैकम जो तंबाकू होता है उसका नाम होता है निकोटियाना टोबैकम, ठीक है। तो ये हमारा एल्कलॉइड कैटेगरी का प्लांट है, ठीक है। वैसे तो ये भी एल्कलॉइड है, पर निकोटियाना जो है वो दूसरा एल्कलॉइड होता है, ये वाला एल्कलॉइड नहीं होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे के सारे ट्रोपेन एल्कलॉइड ही हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है बेलाडोना हर्ब्स बिलोंग टू द केमिकल क्लास ऑफ, बेलाडोना पूछे, हायोसाइमस पूछे, दोनों ही किसको बिलोंग करेंगे, ट्रोपेन एल्कलॉइड को। नेक्स्ट है सोलेनेसियस एल्कलॉइड आर प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होते हैं सोलेनेसियस एल्कलॉइड, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था ट्रोपेन एल्कलॉइड कैटेगरी के जितने भी प्लांट है, चाहे वो बेलाडोना हो, चाहे वो हायोसाइमस हो, चाहे वो दतूरा हो, चाहे वो डुबोसिया हो, सब के सब किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, सोलेनेसी फैमिली को। तो सोलेनेसियस एल्कलॉइड जो है वो किस में मिलेंगे, बेलाडोना में मिलेंगे, है ना। और भी आपको पूछा जा सकता है, हायोसाइमस भी आ सकता है, तो वो भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ सोलेनेसियस एल्कलॉइड, कौन सा है सोलेनेसियस एल्कलॉइड, एट्रोपिन है। दो ही है हमारे सोलेनेसियस एल्कलॉइड या ट्रोपेन एल्कलॉइड, एक है एट्रोपिन, एक है हायोसिन, ठीक है। तो दो ही बस आपको याद रखना है। थैंक यू मुकेश चौधरी, थैंक यू, ठीक है जी। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा हायोसाइमस जो है वो क्या होता है, तो हायोसाइमस जो है इसको हम हैंडबेन बोलते हैं, ऐसे याद रख लेना, H फॉर हायोसाइमस एंड H फॉर हैंडबेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। डेडली नाइट शेड लीफ जो है वो हम किसको बोलते हैं, तो ये हम एट्रोपा बेलाडोना को ही बोलते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्रोपेन एल्कलॉइड जो है इनको हम कौन से टेस्ट से आइडेंटिफाई करते हैं, तो जो ट्रोपेन एल्कलॉइड होता है ना इसमें हम करते हैं विटेली मॉरिन टेस्ट। अब देखो ये जो यहाँ पे चारों टेस्ट दे रखे हैं ना, ये चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका तो करेक्ट आंसर आपका ए ही हो जाएगा। बाकी अगर मैं आपको बताऊं कि किसका क्या होता है, तो देखो जो म्यूरेक्साइड टेस्ट होता है ना, ये हमारा टी और कॉफी के अंदर पढ़ोगे आप, ठीक है। बाकी अगर हम लीगल टेस्ट की करें तो लीगल बालजेट किलर के लिए, यानी 3 टेस्ट किसमें याद करवाए थे अभी थोड़ी देर पहले, कार्डियक ग्लाइकोसाइड में। सबको रट लो एक तरीके से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीजें ही मैं लेकर आ रही हूँ, फालतू चीजें मैं लेके ही नहीं आ रही हूँ। वैगनर की अगर बात करें हम, तो मैंने आपको 4 टेस्ट बताए थे सिंपल एल्कलॉइड के, जैसे कि मेयर, वैगनर, हैगर और ड्रैगनडॉर्फ, ठीक है। तो उन्हीं में से एक वैगनर है, किसका हो जाएगा, ये एल्कलॉइड का टेस्ट हो जाएगा, एल्कलॉइड का कॉमन टेस्ट, ठीक है। मेयर, वैगनर, हैगर और ड्रैगनडॉर्फ, 4 टेस्ट एल्कलॉइड के होते हैं। तो ये सब आपको याद रखने, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें वही मैं लेकर के आई हूँ, है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा रेजरपिन जो है वो क्या है। देखो रेजरपिन जो है वो क्या है, एल्कलॉइड है। अब मैंने कैसे पहचाना एल्कलॉइड है, तो मैंने जब कल मैं आपको पढ़ा रही थी एल्कलॉइड कैटेगरी, तो मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी ओके मुकेश, ठीक है, मैंने कल आपको क्या बताया था कि जितने भी हमारे एल्कलॉइड होते हैं, जितने भी एल्कलॉइड है, एल्कलॉइड को पहचानने का एक ही तरीका है, जो भी लिखा हुआ है ना उसके लास्ट में देख लो INE लिख रहा होगा, ठीक है। देखो रेजरपिन है, इसमें क्या लिख रहा है, लास्ट में INE लिख रहा है, मतलब ये क्या होगा, एल्कलॉइड होगा, सिंपल सी चीज है ना। नेक्स्ट है द ड्रग विच वाज यूज्ड एज लाइट डिटेक्टर ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो लाइट डिटेक्टर की तरह यूज होता था वो कौन सा केमिकल है, तो वो हमारा केमिकल है हायोसिन, ठीक है। हायोसिन जो है ना, इसको हम ये बोलते हैं कि ये ट्वाइलाइट स्लीप जो है उसको इंड्यूस करता है,
ट्वाइलाइट स्लीप। ट्वाइलाइट स्लीप का मतलब क्या होता है कि मतलब आप सो भी नहीं रहे हो और जग भी नहीं रहे हो, है ना। जैसे अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है यूट्यूब पर भी, है ना, लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा, लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा, मतलब झूठ पकड़ने वाली मशीन। वो तो खैर मशीन है, पर ये क्या है, एक केमिकल होता है जिसको अगर हमने पेशेंट को एक फिक्स मात्रा में, एक फिक्स अमाउंट में दे दिया तो पेशेंट जो है ना उसको दिमाग में ना कंफ्यूजन सा हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, मतलब उसका दिमाग उतना ज़्यादा काम नहीं करता, तो वो इस वजह से ना सच बोलता है जो भी है। मतलब जब भी हम झूठ बोलते हैं तो हम अपने दिमाग को यूज़ करके तो झूठ बोल पाएंगे, क्योंकि सोचेंगे हम कि अभी ये पूछ रहा है मेरे से, मैं क्या बोलूँ इसका आंसर, है ना, सोचना पड़ेगा हमें, पर सच के लिए तो सोचना नहीं पड़ता। तो जो ये हमारा हायोसीन है ये क्या करता है, दिमाग में जा करके हमारे दिमाग को कंफ्यूज सा कर देता है, जिससे वो अच्छे से सोच नहीं पाता। तो इसको अगर खिला के किसी को पूछा जाए कुछ भी तो वो सच ही बोलेगा, झूठ बोलने की उसकी दिमाग में इतनी शक्ति ही नहीं होगी कि वो झूठ बोल पाए, है ना, दिमाग वो काम करेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए, हाँ जी बिल्कुल सम्मोहन, बिल्कुल करेक्ट है ना। चलिए, तो ट्वाइलाइट स्लीप करके भी आ सकता है, इसका लाई डिटेक्टर भी आ सकता है क्वेश्चन में, और ट्वाइलाइट स्लीप करके भी आ सकता है कि कौन ट्वाइलाइट स्लीप इंड्यूस करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेचुरल प्रोडक्ट एज अ मॉडल ऑफ सिंथेसिस ऑफ न्यू लोकल एनास्थेटिक ऑफ ड्रग। ठीक है, कि नेचुरल ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसको हम यूज करते हैं लोकल एनास्थेटिक्स जो हैं उनके लिए। ठीक है, अब लोकल एनास्थेटिक अगर आपने पढ़ा है ना तो देखो हर एक लोकल एनास्थेटिक के बाद में AINE लिखा रहता है। ठीक है, एल्कलॉइड में तो INE लिखा रहता है। हर एक लोकल एनास्थेटिक जो होता है उसके नाम के बाद में क्या लिखा रहता है, सफिक्स क्या लगा रहता है, AINE। जैसे आपने पढ़े होंगे प्रोकेन, लिग्नोकेन, लीडोकेन, बेंजोकेन, टेट्राकेन, बुपीवाकेन, इतने सारे पढ़े होंगे ना लोकल एनास्थेटिक। मैंने भी वीडियो बनाया है ना, याद भी करवाएं किस तरीके से करवा सकते हैं। तो सबके लास्ट में ना AINE लगा रहता है। ठीक है, अब हमारा एक प्लांट होता है कोका। ठीक है, कोका प्लांट जो होता है इसके अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है कोकेन। कोकेन तो आप सबने पढ़ा होगा, है ना। कोकेन जो होता है ना ये भी बेसिकली नशा करने वाला ही केमिकल होता है, आपको शायद पता भी होगा कोकेन क्योंकि टीवी में बहुत ज़्यादा आता है। तो ये जो कोकेन होता है ना ये नशा करने के लिए भी यूज़ होता है। बाकी जो कोकेन होता है ना इसका और यूज़ और होता है कि कोकेन जो है वो एक सर्टेन अमाउंट में, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट में जो है लोकल एनास्थेटिक की तरह भी काम करता है और स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट की तरह भी काम करता है ना। अगर हमने थोड़ा कम अमाउंट में दिया, ज़्यादा थोड़ा सा भी ज़्यादा बढ़ा दो ना तो नशा कर देता है और पूरा हाई कर देता है ना। तो ये देखो ये हमारा कोकेन है, कोका से निकलता है और यही ही यूज़ होता है सारे के सारे लोकल एनास्थेटिक बनाने के लिए। मतलब इसका स्ट्रक्चर पढ़ो उसके बाद में लोकल एनास्थेटिक उसी के स्ट्रक्चर जैसे बनाए गए। ठीक है, तो ये कोकेन जो है हमें किससे मिलता है, कोका प्लांट से। आपके सिलेबस में है ये भी, इसीलिए क्वेश्चन डाला हुआ है। ठीक है, तो ये हमें किससे मिलता है, कोका। एरिथ्रोजाइलोन कोका जो है वो इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है। ठीक है जी, चलिए, है ना। तो करते हैं। तो कोकेन जो है वो आपको याद रखना है क्योंकि हर एक लोकल एनास्थेटिक के नाम के बाद में एन लगा रहता है। इसमें भी कोकेन है जो कि हमें कोका से मिलता है। तो लोकल एनास्थेटिक के लिए कौन यूज करा जाता है, कोकेन यूज करा जाता है। नेक्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो है वो कौन सा है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारे एट्रोपिन और हायोसिन दोनों केमिकल हैं वो मैंने आपको फार्माकोलॉजी में भी पढ़ाए हैं, शायद सेकेंड ही वीडियो है फार्माकोलॉजी का, उसी में ही है आपके एट्रोपिन और हायोसिन एंटीकोलिनर्जिक कैटेगरी के अंदर, है ना। तो जो हमारे एंटीकोलिनर्जिक हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर, वो हो जाएगा हमारा बेलाडोना सिर्फ और सिर्फ। और कौन सा हो जाएगा बेलाडोना के अलावा जो आपके सिलेबस में है, तो एक हो जाएगा आपका हायोसाइमस, है ना। ये दोनों ही अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं हमने, दोनों ही जो है वो ट्रोपेन एल्कलॉइड कैटेगरी के प्लांट हैं और दोनों ही सोलेनेसी फैमिली के प्लांट हैं और दोनों के अंदर ही दो केमिकल कॉमन प्रेजेंट होंगे, एक होगा एट्रोपिन और एक होगा हायोसिन। और जो एट्रोपिन हायोसिन है ये दोनों ही केमिकल किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, एंटीकोलिनर्जिक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो बेलाडोना जो है ये हमारा प्लांट यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है
ऑल द फॉलोइंग आर अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग एक्सेप्ट, एक को छोड़ करके सारे के सारे जो हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, अगर हम प्लांट का कोई पार्ट यूज कर रहे हैं तो समझ लो वो ऑर्गेनाइज्ड है, अगर प्लांट का कोई पार्ट नहीं है तो समझ लो वो अनऑर्गेनाइज्ड है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो जो एलो, अगार और ओपियम है, इन तीनों में ही हम ड्रग की तरह इनका पार्ट नहीं यूज करते। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पर एलो को, तो एलोवेरा जो है उसका हम क्या यूज करते हैं, पत्तियां लेते हैं, उनको छील देते हैं, उसके अंदर जो जेल निकलता है उस जेल को यूज करते हैं। तो जेल कोई प्लांट का पार्ट तो है नहीं, जेल यूज कर रहे हैं ना हम, पत्ती थोड़ी यूज कर रहे हैं, पत्ती का एक्सट्रैक्ट थोड़ी निकाल रहे हैं, पत्ती को तो छील के फेंक देते हैं, है ना, उसके अंदर जो जेल निकलता है उस जेल को निकाल करके यूज करते हैं। तो ये हमारा अनऑर्गेनाइज्ड हो गया एलो। अगार की बात करें तो अगार जो होता है ये जेलिडियम अमेंशी नाम का एक फंगस होता है, उससे मिलता है ना, तो ये भी प्लांट का कोई पार्ट नहीं हुआ। बाकी अगर हम ओपियम को देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में भी, इसको याद रखना अच्छे से। अगर हम ओपियम को देखें, वैसे तो ये सारी आपके सिलेबस में चारों ही है ना, ओपियम को अगर हम देखें, ओपियम क्या होता है, अफीम होता है, अफीम का प्लांट। अफीम का प्लांट आपने अगर थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत चलते हैं इसके वीडियो देखा होगा ना, तो इसका एक ऐसे करके फ्रूट होता है ना, ये फ्रूट, इसको हम कैप्सूल बोलते हैं, फ्रूट भी नहीं बोलते, कैप्सूल बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब ये भी अफीम जो है वो हमें लेना होता है तो हम क्या कर देते हैं, अफीम के जो कैप्सूल होता है यानी कि जो फ्रूट होता है उसमें से वर्टिकली इंसीजन लगा देते हैं। इंसीजन का मतलब कट लगा देते हैं। जब हम ये कट लगाते हैं ना तो क्या होता है, शाम को ये वाला कट लगाते हैं और पूरी की पूरी रात में क्या होता है, इस कट में से है ना ऐसे थोड़ा थोड़ा सा पहले तो लिक्विड सा निकलता है, मिल्की सा, मतलब दूध जैसा एक लिक्विड सा निकलता रहता है इसमें से पूरी रात, और वो यहाँ पर आकर के ना ऐसे इकट्ठा होता रहता है जहाँ पे आपने कट लगाया था, ठीक है, ये यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो गया। और फिर जब आप इसको सुबह को देखने जाओगे ना तो ये दूध जैसा वाइट नहीं रहेगा, ये काला बन चुका होगा। जब ये यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है ना तो इसी को ही हम ऐसे करके एक चाकू जैसा वो होता है, ऐसे मतलब थोड़ा टेढ़ा होता है, तो उससे जैसे ये सोच लो, अभी के टाइम में तो होते नहीं है पर पहले के टाइम में, क्योंकि मैंने मेरे बचपन में देखे हुए हैं कि पहले जो पालक वालक होते थे ना उसको दरांत से काटते थे, है ना, तो वो जो होता था दरांत उसके जैसे शेप का होता है, एक एपरेटस लोहे का ही, उसको हम चरपला बोलते हैं। तो उस चरपला से ना इसको ऐसे स्क्रैप आउट कर लेते हैं, मतलब खुरच लेते हैं इसको, है ना, तो उसका मैंने बहुत अच्छे से समझा हुआ था, बहुत बड़ी वाली जो वीडियो है उसमें, पर यहाँ क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो उतना डिस्कशन कर सके थे, तो यहाँ पर है ना इसको ऐसे करके खुरच लेते हैं उस चरपला से, है ना, और इसको हम यूज करते हैं। तो इसका भी हम कोई फ्रूट थोड़ी यूज कर रहे हैं, इसमें से जो निकल रहा है उसको यूज कर रहे हैं ना, तो ये भी हमारा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग नहीं हुआ, ठीक है, ये भी हमारा अनऑर्गेनाइज्ड है। बाकी जो एफेड्रा प्लांट होता है ना, एफेड्रा प्लांट की एक खास बात होती है कि ये समझ लो ये हमारा पानी है ना, ये हमारा पानी भर रहा है, तो एफेड्रा प्लांट जो होता है ना वो आधा जमीन के ऊपर होता है, मतलब आधा पानी के ऊपर और आधा पानी के नीचे, ऐसे होता है। ये सेमी एक्वस प्लांट बोलते हैं इसको, मतलब आधा पानी चाहिए इसको, आधा शरीर पानी में चाहिए, आधा शरीर पानी के ऊपर चाहिए। तो पानी के ऊपर वाला जितना भी पार्ट होता है ना उस पूरे के पूरे पार्ट को यूज करते हैं, चाहे उसमें पत्तियां आ रही हो, चाहे स्टेम आ रहा हो, चाहे फ्रूट आ रहा हो, सारी की सारी चीजें यूज करते हैं। तो ये क्या है, हमारा एफेड्रा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, मतलब प्लांट का कोई पार्ट यूज हो रहा है, बाकी किसी में कोई पार्ट यूज ही नहीं हो रहा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि जो एफेड्रा है वो क्या कंसिस्ट करता है। तो देखो एफेड्रा में मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जितना पानी के ऊपर वाला पार्ट होता है पूरा का पूरा यूज करा जाता है, यानी कि ड्राइड एरियल पार्ट। एरियल पार्ट का मतलब क्या हुआ, जो हमारा एयर में है, पानी वाला पार्ट नहीं यूज करते, जो पानी के ऊपर है जितना भी एफेड्रा प्लांट है ना, जैसे धान का जो प्लांट होता है, चावल का जो प्लांट होता है वो भी तो आधा पानी में रहता है, पानी के ऊपर वाला जो पार्ट है उसको एरियल पार्ट बोलेंगे, यानी जो पार्ट एयर में है, हवा में है, उसको हम यूज करते हैं इसका एफेड्रा का, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि जो एफेड्रीन होता है वो क्या होता है ना। तो एफेड्रीन जो है ना ये हमारा प्रोटो एल्कलॉइड कैटेगरी का केमिकल होता है। नेक्स्ट है सिंपैथोमिमेटिक एल्कलॉइड इज प्रेजेंट इन। सिंपैथोमिमेटिक एल्कलॉइड का मतलब क्या हुआ, जो सिंपैथेटिक सिस्टम में यूज होते हैं, जैसे ये भी मैंने पढ़ाया था, सेकंड वीडियो के अंदर ही आपको मिलेगा फार्माकोलॉजी की, जो हमारे सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स होते हैं इनके अंदर हमने पढ़ा था एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, डोपामिन, एफेड्रीन। तो एफेड्रीन जो था वो यही ही था, मैंने आपको वहां पर बताया भी है कि जो एफेड्रीन है हमारा वो एक प्लांट होता है एफेड्रा, उससे मिलता है ना। तो एफेड्रीन जो है वो सिंपैथोमिमेटिक
कैटेगरी का प्लांट है, कैटेगरी का केमिकल है, और कौन से प्लांट से मिलता है, एफेड्रा से मिलता है। ठीक है, जब जो पेशेंट जिनको हार्ट प्रॉब्लम होती है ना, उनको एफेड्रीन का और या फिर उसका नाइट्रोग्लिसरीन का ये इंजेक्शन लगाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, एफेड्रीन का कम लगाते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन का ज्यादा लगाते हैं। नेक्स्ट है मेजर फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एफेड्रीन। एफेड्रीन का मेजर फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, यानी ये सबसे ज्यादा कहां पर यूज करा जाता है, तो ये सबसे ज्यादा यूज करा जाता है ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर, सबसे ज्यादा एफेड्रीन यूज करा जाता है ना। वहां पर जहां पर मैं ये बता रही थी ना आपको, ये ब्रोंकियल अस्थमा वाले ड्रग भी हम ऑलरेडी फार्माकोलॉजी में कर चुके हैं। तो अगर आपको याद होगा तो सिम्पैथोमिमेटिक कैटेगरी के अंदर आपने एफेड्रीन पढ़ा था, साल्ब्यूटामोल पढ़ा था, टर्ब्यूटालीन पढ़ा था, सालमेट्रोल और फॉर्मेट्रोल, है ना। एफेड्रीन, साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालीन, सालमेट्रोल, फॉर्मेट्रोल, इतने ड्रग अपने पढ़े थे ब्रोंकियल अस्थमा कैटेगरी में, ऑलरेडी फार्माकोलॉजी में पढ़ा चुकी हूँ, है ना। तो एफेड्रीन देखो यही आ गया, ये एफेड्रीन जो है ये किस में यूज होता है, ब्रोंकियल अस्थमा में यूज होता है। अगर आपने फार्माकोलॉजी भी पढ़ा होगा तो देखो कॉग्नोसी में आपका काम आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द ओपियम एल्कोलॉइड पेपेवर सोमनिफेरम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो पेपेवर सोमनिफेरम है वो हमें कहाँ से मिलता है, तो जो पेपेवर सोमनिफेरम है वो हमें कहाँ से मिलेगा, वो हमें मिलता है सीड से, है ना। देखो क्या होता है, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी कि जो हमारा पेपेवर सोमनिफेरम होता है, या हम उसे अफीम होता है, या हम इसको हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले तो क्या होता है, ओपियम होता है ना। ओपियम अफीम, उसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है पेपेवर सोमनिफेरम और इसकी फैमिली होती है पेपेवरेसी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो देखो जो हमारा अफीम का जो कैप्सूल होता है, यानी कि जो फ्रूट होता है उसको कैप्सूल बोलते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, है ना। अब ये जो कैप्सूल है इसकी आपको सारी चीजें याद रखनी है क्योंकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। हम इसमें क्या लगा देते हैं, तो हम एक चाकू सा लेकर के आते हैं, उस चाकू का नाम भी पूछ लिया जाता है। फार्मासिस्ट के जो एग्जाम आते हैं उनमें उसका नाम तक पूछते हैं। तो नाम क्या होता है, उस चाकू का नाम होता है नश्तर। ठीक है, क्या होता है, नश्तर। ऐसे समझ लो चाकू जो होता है इसका, उसको हम नश्तर बोलते हैं। तो नश्तर होता है, जैसे ये समझ लो चाकू है, मतलब ये नश्तर है, चाकू नहीं बोलेंगे, नश्तर बोलेंगे। नश्तर लेकर के आते हैं और उससे ऐसे वर्टिकली एक कट लगा देते हैं इस कैप्सूल के अंदर, है ना। शाम को लगाएंगे, रात भर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो इसमें क्या होता है, इसमें निकल के आ गया एक लिक्विड जैसा, मिल्क जैसा, है ना। इसके बाहर निकल के आता रहता गोंद जैसा। ठीक है, मतलब मिल्क जैसा, गाढ़ा गाढ़ा मिल्क जैसा गोंद जो है वो निकल करके आता रहता, वाइट कलर का। ये पूरी रात में काला कलर का भी हो जाता है ना। पूरी की पूरी रात रहेगा तो वो वाइट कलर काले कलर में कन्वर्ट हो जाता है। सुबह को आप देखोगे तो यहाँ पर आपको काला 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 सा इकट्ठा हुआ मिल जाएगा। फिर आप क्या करते हो, फिर आपके पास में एक दूसरा चाकू होता है जो कि ऐसे करके टेढ़ा होता है चांद की शेप में, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं चरपला। ठीक है, चरपला याद रखना, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। चरपला, चरपला से हम क्या करते हैं, खुरचते हैं इसको ऐसे, वो ऐसे टेढ़ा होता है ना चांद की तरह, तो यहाँ से ऐसे पकड़ते हैं उसको और ऐसे ऐसे खुरचते हैं इसको। खुरचते हैं मतलब स्क्रैप आउट करते हैं। तो इसको हम स्क्रैप करेंगे, खुरचेंगे इसको और उस चरपला पर ले लेते हैं। तो चरपला भी आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है कि जो कैप्सूल होता है ओपियम का, उसमें से हम जो ये लेटेक्स निकल के आ जाता है, इसको लेटेक्स बोलते हैं। ये जो लेटेक्स निकल के आ गया इसको हम स्क्रैप आउट किससे करते हैं, तो आपको याद रखना है चरपला से करते हैं। काटते किससे हैं, नश्तर से काटते हैं। ठीक है, इतनी चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या होता है, ये तो हमने यहाँ से खुरच खुरच के ले लिया, इसको तो लेटेक्स बोलते हैं, यही ही मेनली यूज किया जाता है। पर बाद में क्या होता है, जब बाद में हमने इसमें खूब सारे कट लगा लिए, है ना, जैसे एक कट ही नहीं लगाते सिर्फ, जब इससे निकालिया तो दूसरी जगह फिर से कट लगा देते, तीसरी जगह, चौथी जगह, मतलब इसमें बहुत सारे कट लगा देते हैं, 10-12 कट लगा करके। जब हमने इसको पूरा चूस लिया एक तरीके से समझो, है ना, फिर क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं, इसको सुखा लेते हैं। ठीक है, इनको पकड़ते हैं और इनको सुखा लेते हैं अच्छे से, फिर इनको पीटते हैं, है ना, या इनके ऊपर कुछ डंडा वंडा लेकर के बजाते हैं, जिससे इनके अंदर है ना छोटे छोटे से बीज होते हैं। तो फिर उन बीजों को भी यूज करते हैं, उन सीड्स को भी यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या यूज करते हैं पेपेवर सोमनिफेरम का, या तो लेटेक्स यूज करेंगे, सबसे पहले लेटेक्स यूज करेंगे जो इसके बाहर निकला है, और लेटेक्स निकालने के बाद में क्या यूज करते हैं, इसके सीड यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ओपियम जो होता है वो क्या होता है। तो देखो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वो जो मिल्क जैसा निकलता है उसको क्या बोलते हैं, लेटेक्स बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है विच वन आर करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
कंसर्निंग विद ओपियम। ओपियम के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला है ओपियम यानी कि अफीम जो होता है वो ड्राइड लेटेक्स होता है, ये तो करेक्ट बात है, लेटेक्स ही होता है, जो निकलता है मिल्क जैसा लेटेक्स ही होता है, जो कि ऑब्टेन होता है इंसीजन से। इंसीजन का मतलब क्या होता है? कट लगा करके। कहां पर कट लगाएंगे? अनराइप कैप्सूल के अंदर। मैंने आपको बताया था जो फ्रूट होता है उसको फ्रूट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। तो कैप्सूल में किसका? ओपियम पॉपी। ये तो एकदम करेक्ट बात है ना, यही हमारा करेक्ट है यहाँ पर। और अगर मैं पढ़ूं ओपियम इज द ड्राइड जूस, जूस तो होता ही नहीं है, ये लेटेक्स होता है, तो यहीं पे ही कट गया, ठीक है, जो कि लीव्स से भी नहीं मिलता, हमें कैप्सूल से मिलता है, ठीक। यहाँ पर देखेंगे तो ओपियम इज ड्राइड वाटर एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट तो होता ही नहीं है, ये लेटेक्स होता है, और ना ही हमें शूट से मिलता है, कैप्सूल से मिलता है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे ओपियम इज यूज्ड इन द मेडिसिन एज डायूरेटिक एंड लेक्सेटिव। नो, डायूरेटिक और लेक्सेटिव की तरह ये नहीं यूज होता है बिल्कुल भी। जो हमारा ओपियम होता है यानी जो हमारा अफीम होता है, इसके अंदर जो मेन केमिकल होते हैं ना, वो होते हैं हमारे मॉर्फिन, कोडीन, थीबेन, ठीक है। और अगर जाएंगे पेपेवर से आते हैं पेपेवरीन, ठीक है। इसमें से जो सबसे ज्यादा यूज करा जाता है ना, वो हमारा यूज करा जाता है मॉर्फिन एज एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है? पेन किलर, जो दर्द बंद कर दे, ठीक है। तो मॉर्फिन को यूज करते हैं एज एनाल्जेसिक। जो कोडीन है ये यूज करा जाता है कफ सिरप्स के अंदर। कफ सिरप जो होते हैं ना, कोरेक्स जो कफ सिरप होता है ना, उसमें कोडीन ही होता है, ये एंटीट्यूसिव होता है, तो कोडीन यूज करा जाता है कफ सिरप में। जो हमारा पेपेवरीन है ये यूज करा जाता है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट में, ठीक है। यानी जब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है हमारे हाथ पैरों में ज्यादा काम करने की वजह से, तो पेपेवरीन खा लो, आपके हाथ पैर बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है, दर्द जो है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं इसके यूजेस। डायूरेटिक लेक्सेटिव की तरह तो यूज ही नहीं होता, ये एनाल्जेसिक की तरह, एंटीट्यूसिव की तरह और स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट की तरह यूज होगा। ये जो मेन 3 केमिकल हैं उनके ये यूज होते हैं, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग प्रेमपाल, ठीक है जी। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि जो हमारा ओपियम होता है वो किस फैमिली को बिलोंग करता है। तो देखो थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि जो ओपियम होता है वो ड्राइड लेटेक्स होता है, जो कि हम कैप्सूल में कट लगा करके प्राप्त करते हैं। कैप्सूल के प्लांट का नाम क्या होता है? पेपेवर सोमनिफेरम। फैमिली क्या होती है? पेपेवरेसी, ठीक है। तो फैमिली क्या हो जाएगी? पेपेवरेसी। नेक्स्ट है कैप्सूल ऑफ ओपियम आर लॉन्गिट्यूडिनली इंसाइज्ड। लॉन्गिट्यूडिनली इंसाइज्ड का मतलब क्या हुआ? अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रही थी, ऐसे वर्टिकली लगाते हैं कट, तो वर्टिकली का मतलब क्या होता है? दूसरा लॉन्गिट्यूडिनली, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनली इंसाइज्ड मतलब कट लगाया जाता है विद अ नैरो आयरन स्पाइक। मैं आपको बोल रही थी याद रखना इसको, है ना। तो जिससे कट लगाते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से आपको बताया था कि कट किससे लगाएंगे, और फिर जब वो मिल्क जैसा इकट्ठा हो जाएगा सुबह को आकर के उसको छुड़ाएंगे कैसे, है ना। दोनों चीजें बताई थी। चलिए जल्दी से बता दीजिए अगर पता है तो। अभी मैंने वैसे थोड़ी देर पहले ही बताया, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग बताओ, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए भाई देखो क्वेश्चन पूछ लो, आप लोग गायब होने लगते हो लाइव में से, है ना। ये तो गलत बात है भाई, मैं इतने अच्छे समझा रही हूँ, आपको सब याद हो जाना चाहिए, ठीक है। क्या होता है? नश्तर। वेरी गुड वीके यादव, ठीक है। क्या होता है? नश्तर होता है जिससे हम कट लगाते हैं, उसके बाद में छुड़ाते हम किससे हैं? छुड़ाते हैं हम चरपला से, ठीक है। चॉपर से नहीं करेंगे बेटू, कौन है ये, ठीक है, किससे करेंगे? नश्तर से करेंगे। तो सी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा द ओपियम इज स्क्रैप्ड एंड कलेक्टेड बाय आयरन स्कूप। स्क्रैप करा जाता है और कलेक्ट करा जाता है, यानी कि छुड़ाएंगे किससे इसको? स्क्रैप किससे करते हैं? तो चरपलाश से स्क्रैप करते हैं, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री जो है वो कहाँ पर है? देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका कॉलेजी में आ सकता है, ये आपका यहाँ पर आ सकता है, कॉग्नोसी में पूछा जा सकता है, ये आपका जूरिस में तो पूछा ही जा सकता है ना, वहां पर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारी गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री है ये कहाँ पर है? देखो ओपियम जो है ना ये वैसा प्लांट है हमारा नार्कोट्रोपिक और साइकोट्रोपिक, मतलब नशे के लिए बहुत ज्यादा यूज करा जाता है, इसीलिए इसकी खेती जो है ना वो
आम इंसान नहीं कर सकता। मतलब जैसे अगर मैं चाहूँ कि चलो मैं ओपीएम की खेती कर लेती हूँ, पैसे कमाती हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान में ऐसा होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी खेती कर ले इसकी। इसके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस लेकर आना पड़ता है इसकी खेती के लिए भी, और इसको आप कहीं बेच भी नहीं सकते। ओपीएम फैक्ट्री है एक गवर्नमेंट की ही, कहाँ पर है ये, गाजीपुर के अंदर है, तो आपको यहीं पर ही देना होता है। आपने मार्केट में बेचा तो आप जेल जाएंगे। अगर आपने खेती भी करी उसके लिए लाइसेंस लाना पड़ेगा, प्लस आप कहीं बाहर बेच भी नहीं सकते, आप सिर्फ और सिर्फ इस ओपीएम फैक्ट्री में ही बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर है ओपीएम फैक्ट्री, गाजीपुर के अंदर है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि जो ओपीएम एल्कलॉइड होते हैं वो सॉल्ट किसके साथ बना करके रहते हैं, है ना। तो देखो कल है ना मैंने आपको ये बताया था कि जितने भी एल्कलॉइड है वो फ्री फॉर्म में नहीं रहते हैं, वो किसी ना किसी के साथ में सॉल्ट बना करके रहते हैं। तो ओपीएम के जितने भी एल्कलॉइड हैं, चाहे वो मॉर्फिन हो, चाहे वो कोडीन हो, थीबेन हो, पेपेवरिन हो, सारे के सारे जो केमिकल हैं वो किसके साथ में सॉल्ट बना करके रहते हैं, मेकोनिक एसिड के साथ में। तो बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओपीएम एल्कलॉइड हैविंग आइसोक्विनोलिन रिंग स्ट्रक्चर। आइसोक्विनोलिन जो रिंग स्ट्रक्चर है वो किसके अंदर होता है, तो वो होता है हमारा पेपेवरिन के अंदर। देखो जो हमारा ओपीएम है ना, इसमें दो तरीके के केमिकल होते हैं। दो तरीके के कौन से केमिकल होते हैं, तो एक होते हैं हमारे फिनेंथ्रीन रिंग वाले, फिनेंथ्रीन रिंग, और एक होते हैं हमारे आइसोक्विनोलिन रिंग वाले। ये केमिकल होते हैं इसके, है ना। ये मैंने नोट्स में तो बड़े अच्छे से दिया हुआ था, पर आपके पास टाइम ही नहीं है पढ़ने का, है ना। तो क्या फायदा, अगली बार पढ़ना अच्छे से। वैसे तो इस बार निकाल लो भाई, है ना, पैसे इतने ज़्यादा खर्च हुए हैं फॉर्म भरने में। तो जो फिनेंथ्रीन रिंग वाले होते हैं ना, जिनमें फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस होगा, वो हमारे एग्जाम्पल होते हैं मॉर्फिन, कोडीन और थीबेन। ठीक, बाकी जो पेपेवरिन और होते हैं इसके, एक दो मुझे याद नहीं आ रहे हैं, है ना, पेपेवरिन और सोमनीफेरिन होता है शायद, तो एक दो और होते हैं इसके, पर मेन पेपेवरिन होता है। तो ये याद रख लो, यही पूछा जाएगा, बाकी के पूछे भी नहीं जाने वाले। ठीक है, तो आपको याद रखना है ओपीएम में दो तरह के केमिकल मिलते हैं हमें, जिनमें एक में तो स्ट्रक्चर होता है फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस का, एक में होता है आइसोक्विनोलिन। ठीक है, अगर मैं इसको बताऊं ना फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस क्या होता है, तो देखो आपने अगर पढ़ा होगा ना फिनेंथ्रीन स्ट्रक्चर, तो उसमें ना 3 रिंग होती हैं बेंजीन की, वैसे ही इसमें भी ऐसे 3 रिंग होती हैं, है ना। पर उतना डिटेल में मेरे को लगता बताना नहीं चाहिए, है ना। ऐसे करके याद नहीं आ रहा मुझे कैसे होता था। चलिए 3 रिंग होती हैं मुझे अब, हाँ ऐसे होता है ना, ऐसे, और एक जो रिंग होती है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है ऐसे करके। ठीक है, चलिए 3 रिंग होती हैं, ये याद रख लो। ऐसे करके 3 लाइन में होती हैं, ऐसे करके तो शायद बन भी जाएगी। एक होती है ऐसे, है ना, एक होती है ऐसे, और फिर एक होती है ऐसे, हाँ ये वाली। ठीक है, ऐसे करके 3 रिंग होती हैं इसकी, जो फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस होता है। जो आइसोक्विनोलिन होता है, तो क्विनोलिन का स्ट्रक्चर सबको पता होगा, है ना, आपने उसमें पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। क्विनोलिन के स्ट्रक्चर में यहाँ पर नाइट्रोजन लगा हुआ होता है। अब ये आइसोक्विनोलिन है, तो ये नाइट्रोजन आइसो पोजीशन पे पहुंच जाएगा, यानी कि यहाँ से हट करके यहाँ लग जाएगा बस, तो ये आइसोक्विनोलिन होता है। ये वाले सारे कंपाउंड में ये स्ट्रक्चर होगा, ये वाले सारे कंपाउंड में ये स्ट्रक्चर होगा, है ना। तो ये जो मॉर्फिन, बस आपसे ये पूछा जाएगा फिनेंथ्रीन रिंग वाले कौन से हैं, तो मॉर्फिन, कोडीन, थीबेन। आइसोक्विनोलिन वाले कौन से हैं, तो पेपेवरिन जो है वो आइसोक्विनोलिन वाला है। ठीक, वेरी गुड इवनिंग भैरव महाकाल, थैंक यू भैरव। ठीक है जी, हाँ जी रोहित, बिल्कुल गाजीपुर में ही है जो हमारी ओपीएम फैक्ट्री है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि जो हमारा फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है सब में, है ना। फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस मैंने किस किस में बताया था, 3 नाम थे, मॉर्फिन, कोडीन, थीबेन। इन तीनों में तो फिनेंथ्रीन प्रेजेंट ही होता है, पेपेवरिन में नहीं होता। पेपेवरिन में कौन सा होता है, आइसोक्विनोलिन। ठीक, नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ कोडीन इज। कोडीन जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, तो कोडीन केमिकल हमें किससे मिलता है, ओपीएम प्लांट से मिलता है। कोडीन पूछा जाए, मॉर्फिन पूछा जाए, पेपेवरिन पूछा जाए, ये तीनों ही पूछे जाएंगे क्योंकि यही तीनों मेन केमिकल होते हैं इसके, है ना। तो कोडीन हमें किससे मिलता है, ओपीएम से मिलता है। ए ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि ओपियम जो है उसमें कौन सा केमिकल होता है। ओपियम के सारे केमिकल पढ़े थे, 3 याद रख लो, मॉर्फिन, कोडीन, पेपेवरीन। ठीक है, तो मॉर्फिन जो है वो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मॉर्फिन, कोडीन, थीबेन हमारे फिनेंथ्रीन के होते हैं और आइसोक्विनोलिन का हमारा पेपेवरीन होता है। पर 3 ही पूछे जाएंगे, मॉर्फिन, कोडीन और पेपेवरीन, इन तीनों के बारे में ही पूछा जाएगा बस। ठीक है, नेक्स्ट है डाई एसिटिल डेरिवेटिव जो होता है मॉर्फिन का, उसको हम क्या बोलते हैं। देखो मॉर्फिन जो होता है ना, इसमें क्या होता है, 2 OH ग्रुप होते हैं बेंजीन रिंग में, यानी कि फिनोलिक ग्रुप बोल सकते हैं इनको, है ना। अब अगर यहाँ से इन दोनों H को हटा करके, ठीक है, अगर H हटा दो, O को रहने दो, H को हटा दो, और अगर हम यहाँ पर CH3 ग्रुप ऐड कर देते हैं, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर तो बहुत बड़ा होता है पर मैं मेन चीज बता रही हूँ। तो H को हटाकर अगर हमने CH3 दोनों जगह ऐड कर दिया, यानी कि डी एसिटिल, इसका मतलब क्या हो गया, डाई एसिटिल, यानी कि 2 एसिटिल ग्रुप जो हैं वो लगा दिया अगर हमने मॉर्फिन के अंदर, तो क्या बन जाता है, तो बन जाता है हेरोइन। हेरोइन वही नशे का पदार्थ है जो मूवीज वगैरह में बहुत नाम आता है इसका, है ना, कि हेरोइन मिला, उसके पास हेरोइन मिला, तो ये वही हेरोइन ही है ना। कैसे बनाया जाता है, ये मॉर्फिन से ही बनाया जाता है। जो हेरोइन है वो हमें प्लांट में नहीं मिलता, प्लांट में मिलता है मॉर्फिन, और मॉर्फिन में ये दोनों ग्रुप लगा देते हैं लैब के अंदर, उसमें केमिकल रिएक्शन करवा के, और फिर क्या बन जाता है, हेरोइन बन जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अब्यूज्ड केमिकल है। मतलब बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करा जाता है नशे के लिए, है ना। जो अमीर लोग हैं ना, जिनके पास पैसे हैं भर भर के, वो इसी का ही यूज़ करते हैं क्योंकि महंगा आता है, तो बेचारे गरीब तो ले नहीं सकते इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि जो मार्क्विस टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है। तो देखो M फॉर मार्क्विस और M फॉर मॉर्फिन, इस तरीके से याद रखना, M फॉर मार्क्विस क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, M फॉर मार्क्विस, M फॉर मॉर्फिन। ठीक है, नेक्स्ट है ओपियम इज यूज्ड इन द मेडिसिन एज। ओपियम जो होता है उसको हम किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, पहला है इमेटिक, इमेटिक की तरह तो नहीं यूज करते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मॉर्फिन प्रोडक्शन, नहीं, मॉर्फिन तो उसमें ऑलरेडी होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट है पेन किलर, इसको हम कैसे यूज करते हैं, पेन किलर की तरह यूज करते हैं, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि ओपियम में क्या होता है, मॉर्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीट्यूसिव जो प्रेजेंट होता है ओपियम में, कौन सा होता है, कोडीन होता है। अभी मैंने बताया था आपको मॉर्फिन कैसे यूज होता है, मॉर्फिन यूज होता है एनाल्जेसिक की तरह। ये सारे के सारे केमिकल ओपियम के ही हैं। मॉर्फिन यूज होगा एनाल्जेसिक की तरह, जैसिक, है ना, यानी पेन किलर की तरह। कोडीन यूज होता है किसकी तरह, एंटीट्यूसिव, यानी कि खांसी में, या हम बोल सकते हैं कफ में यूज होता है ये। जो पेपेवरीन है वो हमारे यूज होता है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। बाकी थीबेन भी हमारा यूज होता है एनाल्जेसिक की तरह ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मसल रिलैक्सेंट जो है वो कौन सा है। तो देखो अभी मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि पेपेवरीन स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट की तरह यूज होता है ना। मसल रिलैक्सेंट कौन सा हो जाएगा, हमारा पेपेवरीन हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, सारी चीजें इस तरीके से पढ़ोगे ना एक दूसरे से कोरिलेट करके, तो बहुत आसान रहेगा पढ़ना, है ना। आसानी से सारी की सारी चीजें आपको ऐसे याद होती चली जाएंगी। नेक्स्ट है ओपियम इज यूज्ड इन द मेडिसिन एज, कैसे यूज होता है, पेन किलर की तरह यूज होता है ओपियम, है ना, क्योंकि मेन केमिकल ही इसका मॉर्फिन होता है और मॉर्फिन का यूज है पेन किलर या एनाल्जेसिक बोल लो, दोनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट है क्लोरोजेनिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, किस में प्रेजेंट होता है, तो कॉफी में, नक्स वोमिका में, एपिकोना में, तीनों में प्रेजेंट होता है। डी ऑप्शन जो है वो हमारा हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे जो CNS पे एक्ट करने वाले ड्रग्स थे ना वो यहाँ पे हमारे फिनिश होते हैं। ठीक, अब जो हम करने वाले हैं ना, वो हमारा स्टार्ट होता है रवोल्फिया। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि 3 कैटेगरी आज फिनिश कर लेंगे। कार्डियोटॉनिक फिनिश हो गई हमारी, CNS पे एक्ट करने वाले जो ड्रग थे वो खत्म हो गए। अब तीसरी कैटेगरी स्टार्ट होती है, वो कौन सी है, हमारी एंटी हाइपरटेंसिव की। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव मतलब जो हमारा BP कम करते हैं। ठीक है, इसमें आपका एक ही प्लांट दे रखा है आपके सिलेबस में जो कि है रावोल्फिया। ठीक है, रावोल्फिया सर्पेंटिना। रावोल्फिया किसको बोलते हैं हम, सर्पगंधा को बोलते हैं। सर्पगंधा इस प्लांट का नाम क्यों है, क्योंकि ये जो प्लांट है इसकी हम जड़ यूज करते हैं, रूट्स यूज करते हैं, और इसकी जो जड़ें होती हैं वो सांप की तरह होती हैं ऐसे। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सर्पगंधा बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज है बस।
एक और होता है अश्वगंधा प्लांट होता है। अश्वगंधा में क्या होता है, क्यों बोलते हैं अश्वगंधा? अश्व का मतलब होता है घोड़ा, तो उसमें जो घोड़े का यूरिन होता है, जो घोड़े का टॉयलेट में से स्मेल आती है ना, वैसी स्मेल आती है अश्वगंधा में से भी, इसीलिए उसको अश्वगंधा बोल देते हैं। इसकी जड़ सांप जैसी होती है, इसीलिए इसको सर्पगंधा बोल देते हैं। ठीक है, इतना सिंपल सा है। तो ये हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के अंदर रवोल्फिया जो है ये प्लांट है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सर्पगंधा भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, सर्पगंधा भी बोलते हैं। इसका बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात करें, ये कहाँ से मिलता है हमें, तो ये कहाँ से मिलता है हमें, ये मिलता है प्लांट से, प्लांट की भी रूट से। और प्लांट का पूरा नाम क्या होता है, रवोल्फिया सर्पेंटिना। ठीक है, ये होता है इसका नाम। बाकी अगर हम इसके केमिकल की बात करें ना, तो केमिकल इसका एक ही इंपॉर्टेंट है, जो कि होता है रेजरपिन। वैसे इसमें अजमेलिन और अजमेलिसिन और भी होते हैं, पर हमें सिर्फ रेजरपिन याद रखना है, क्योंकि यही ही पूछा जाएगा पेपर में, क्योंकि यही ये जो रेजरपिन है यही ही यूज होता है एज एंटी हाइपरटेंसिव। जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है वो कॉलेज में ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ, आपने वहां पर भी पढ़ा था रेजरपिन ड्रग। ठीक है, जो कि रेजरपिन है वो हमें यहीं से ही मिलता है, रवोल्फिया। कैसे याद रखेंगे, आर फॉर रवोल्फिया, आर फॉर रेजरपिन। ठीक है, तो ये हमें मिलता है यहाँ से। यूज क्या होता है इसका यूज होता है एंटी हाइपरटेंसिव। ठीक है, इतनी चीज याद रख लो, इतनी चीज से काम चल जाएगा आपका रवोल्फिया सर्पेंटिना के अंदर। ठीक, चलिए तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, सर्पगंधा जो होता है वो क्या होता है, रवोल्फिया होता है। ठीक, नेक्स्ट है, रेजरपिन आर आइसोलेटेड फ्रॉम रवोल्फिया। रवोल्फिया के कहाँ से आइसोलेट करते हैं इसको, रेजरपिन केमिकल को? तो रवोल्फिया का या सर्पगंधा का क्या यूज करते हैं हम, रूट्स यूज करते हैं ना। अभी मैंने बताया था सर्पगंधा इसको बोलते ही इसलिए क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं सांप की तरह होती हैं, जड़ों को ही यूज करते हैं हम, रूट्स को यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, विच ड्रग इज नॉट बिलोंगिंग टू फैमिली लिलिएसी। देखो हमारा अगर एलो की बात करें या गार्लिक की बात करें या शतावरी की बात करें, तीनों लिलिएसी फैमिली की हैं, रवोल्फिया लिलिएसी फैमिली का नहीं है। नेक्स्ट है, रवोल्फिया सर्पेंटिना इज कल्टिवेटेड इन विच स्टेट, यानी कि कौन से स्टेट में इसकी खेती करी जाती है सर्पगंधा की। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है वहीं पर ही इसकी खेती करी जाती है। डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, सर्पगंधा की खेती उत्तर प्रदेश में ही करी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, द इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रवोल्फिया। कौन सा इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। रवोल्फिया में और भी बहुत सारे केमिकल होते हैं, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेजरपिन, जो कि बीपी को कम करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट है, प्लांट ड्रग विच लोअर ब्लड प्रेशर। कौन सा है, रवोल्फिया है। ठीक है, जो ब्लड प्रेशर लो करता है या जो एंटी हाइपरटेंसिव की तरह यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोटेंसिव ड्रग। देखो हाइपोटेंसिव का मतलब क्या, हाइपो का मतलब हुआ कम और टेंसिव का मतलब ब्लड प्रेशर। तो जो ब्लड प्रेशर को कम करेगा कौन सा प्लांट है, वो रवोल्फिया है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर ही फिनिश होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है जी, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, और बाकी शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। और चलिए मिलते हैं कल, और तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और फाइनली गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी टीचर्स डे माय डियर सिस्टर। थैंक यू DRX मुदित राज अम्बेडकर, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए तो कल मिलते हैं बाकी नई वीडियो के साथ। और ये 1-2 वीडियो में ना आपका ये समझ लो 1-2 टॉपिक ही रह जाएंगे, बस पूरा का पूरा कॉग्नोसी फिनिश हो जाएगा। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, है ना। कॉग्नोसी भी इंपॉर्टेंट है भाई, 35 नंबर का पेपर आएगा इसमें से, और इजी भी है, यूं ही जरा सी देर में याद भी हो जाएगा, तो 35 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो इसके साथ में जो है, जैसे आपका इसके साथ में एक वो है केमिस्ट्री है ना, जो कि आपको पता ही होगा कितना ज़्यादा टफ होता है। तो मैं तो ये बोल रही हूँ उसको छोड़ दो, बाकी के जो 3 हैं उनको ले लो ना साथ में, उसको छोड़ दो अभी के लिए, ये वाले साल मत पढ़ो उसको। बाकी के जो 3 है इजी उनको कर लो, उन्हीं में से आ जाएंगे आपके 50%, है ना। जो टफ है उसको छोड़ो भाई, जो टफ है उसको छोड़ो, क्यों पढ़ना है टफ वाला। ठीक है, VK यादव जो क्लास है हमारी वो डेली आपकी 8 बजे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बाकी अगर किसी दिन मेरे को दिन में टाइम होता है तो मैं एक अलग से क्लास दिन में भी ले लेती हूँ, वरना रात को तो ये डेली आती ही है, 8 से 9 होती है डेली। ठीक है, चलिए तो कल मिलते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।